नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो हम आधुनिक भारत के इतिहास में जो पानीपत के आगे का टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि आधुनिक भारत जो है उसके अंदर पानीपत के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में मराठों और पेशवाओं की इच्छा तो थी कि वे जो है उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार कर पाएँ, लेकिन उनकी जो आंतरिक कमजोरियां हैं उस कमजोरियों के चलते जो है वह अहमद शाह अब्दाली से जो एक अफ़गानी आक्रमणकारी था बुरी तरह जो है पराजित हुए। अब विशेष बात यह है विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि आधुनिक भारत जो है उसका पूरा अगर सिनेरियो देखते हैं तो उसमें यह है कि एक एक कड़ी जो है उनको जोड़ते हुए हम जो है इसको आगे की ओर लेकर चलेंगे। अब इन कड़ियों में जो है आज जब बात करते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद में पेशवाओं के काल की करते हैं या बात करते हैं जो है मराठों के समय भारत की स्थिति क्या थी, या बात करते हैं कि भारत के अंदर अब इसी समय दो युद्ध जो प्लासी और बक्सर के युद्ध के नाम से भी जाने गए हैं, तो इन युद्धों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज जो है वो भारत में स्थायी हो रहे हैं। तो अब आपके सामने जो है वह दूसरा पक्ष जो है वह मैं रखना चाहूँगा कि सबसे पहले 18वीं सदी के मध्य जो भारत है उसकी स्थिति क्या है। 18वीं सदी के मध्य भारत, यह टॉपिक जो है वह इस टॉपिक की भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसी टॉपिक का सब टॉपिक के रूप में आपको जो है इसे पढ़ना है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप यूरोपीय कंपनियों में जो है जब बात करते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश, तो इनको हम जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे। विशेष बात यह है कि इन कंपनियों के आगमन के पश्चात जो है हम जब अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तब उनके आगमन के पश्चात जो भारत में मराठों के साथ में उनके संघर्ष हैं जो कि आंग्ल मराठा संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं, इनकी चर्चा कर पाएंगे। तो इसीलिए एक दृश्य जो है वो आपने देखा कि जब हमने सिलेबस की चर्चा की थी तो सिलेबस की चर्चा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार आधुनिक भारत जो है वो पढ़ना है और किस प्रकार आधुनिक भारत पढ़ना है। इसमें हमने जो है इन शुरुआती टॉपिक्स में ये देखा था कि पानीपत के युद्ध के पश्चात जो है चाहे तो आप यूरोपीय कंपनियों के आगमन की चर्चा कर लो, चाहे तो आप जो है मराठा जो है उनके मराठों के संघर्ष इनकी चर्चा कर सकते हैं, अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसी कंपनियों के संघर्ष की चर्चा कर सकते हैं जो कि कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने गए हैं। तो इसीलिए जो है आज इस टॉपिक के माध्यम से हम सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं और यूरोपीय कंपनी जो हैं उनमें सबसे पहले आ रही है पुर्तगाली। बहुत ही जो है
सरल तरीके से हम लोग जो है वो एक एक करके इसे जो है परिदृश्यों को समझते चलेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है उसने मुझसे चर्चा की कि सर जो है वो मराठों का जो रोल है आधुनिक भारत में वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो उस रोल के लिए जो है कुछ सब टॉपिक्स उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो है वो आपको रियल जो उस टॉपिक जो है उसका फ्लेवर कैसा है वो समझ में आएगा। वास्को डी गामा सबसे पहले जो है वह समुद्री मार्ग से भारत में आते हैं और उसके पश्चात जो है पहले यूरोपीय जो नाविक हैं या यात्री हैं उसके रूप में भारत जो है आकर लगभग समय जो है वो 1498 में मिलता है। कुछ पुस्तक में जो है ये समय 1497 में भी मिल सकता है। और अपने साथियों के साथ में जो है जहाजी बेड़ा जो कि पूर्वी द्वीप से लेकर भारत की ओर प्रवेश करते हैं वह, और 1498 में भारत के विख्यात बंदरगाह कालीकट यहाँ पर पहुँचते हैं। और कालीकट जो है वहाँ पर जमोरीन एक शासक है, उनके द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। और उसके पश्चात जो है वह पुर्तगाली व्यापार करने की अनुमति उनसे मांगते हैं। यह अनुमति या स्वीकृति मिलने के पश्चात जो है पुर्तगाली अब जो है वो भारत से जो है व्यापार की शुरुआत करते हैं। भारत से जाते समय और मसाले और उनमें भी काली मिर्च जो है वह बड़ी मात्रा में जो है वह जहाज में भरकर लेकर जाते हैं और पुर्तगाल में उसको बेचते हैं। इस जो काली मिर्च या ब्लैक पेपर है इसका उन्हें लगभग जो व्यय किया गया धन है उससे 60 गुना मुनाफा जो है उससे उन्हें प्राप्त होता है। इस जो मुनाफे हैं इस मुनाफे से अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं या देश हैं वह बहुत ही जो है प्रभावित होकर और भारत से व्यापार करने की इच्छा रखते हैं। अगर विद्यार्थियों आप इससे थोड़ा जो है थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में, चूँकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वह आप लोगों ने पढ़ा है और उसमें पहला ही टॉपिक जो है वह आता है अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि 712 के करीबन जो है मोहम्मद बिन कासिम वह पहला अभियान भारत में करते हैं, तृतीय अभियान भारत में करता है और ये अभियान में वो सफल रहता है। या कहने का तात्पर्य यह है कि 7वीं सदी से जो है भारत में अरब आक्रमणकारी जो है व्यापार या अभियान के रूप में जो है प्रयास कर रहे हैं और तीसरे प्रयास में इन्हें सफलता मिलती है और जो है अरब आक्रमणकारी अरब संस्कृति के संपर्क में भारत आता है। यहाँ से जो है अत्यधिक मात्रा में सोना मुल्तान या पेशावर से मोहम्मद बिन कासिम जो है वह लूट कर लेकर चले जाते हैं और अपने जो है देश वहाँ पर उसे अपने राजा को जो है वो सुपुर्द करते हैं, उसे भेंट देते हैं। तो उसी समय से भारत जो है वो अरब आक्रमणकारियों के या अरब व्यापार के संपर्क में भी रहा है। समुद्री यहाँ पर हम अरब जो व्यापारी है उनका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समुद्री व्यापार पर अभी तक जो है वह एकाधिकार बनाए हुए थे। इसके पश्चात भारत और यूरोप के मार्ग में पड़ने वाले बहुत स्थानों पर उन्होंने अपना नियंत्रण भी स्थापित कर रखा था। तो इसीलिए जो है पुर्तगाली इसी जो है से भी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है वह व्यापार करने की जो है परमिशन ली और उसके पश्चात व्यापार करना शुरू किया। उन्होंने जमोरिन उसके शत्रु राज्यों मुख्यतः कोचीन राज्य के विरुद्ध सहायता भी देनी आरंभ की और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप भी किया। इसके पश्चात जो है वो भारत में जो है ये तो भारत में आने वाले पहले नागरिक थे या हम जिसे नाविक भी कह सकते हैं या समुद्री यात्री भी कह सकते हैं।
इसके पश्चात जो है वह लगभग 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के बाद में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल जो है वह कालीकट भारत पहुंचा। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और उसने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली और कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एस्ता दे द इंडिया। भारत में प्रथम पुर्तगाली, अब जब भारत के अंदर एक व्यापारिक कंपनी जो है वो बन चुकी है, तो अब जो है व्यापारिक कंपनी के जो है साथ में भारत जो है वह पुर्तगाली वायसराय पहली बार भारत आ रहे हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और इनका जो है समय रहा है 1505 से 1509 के मध्य। अल्मीडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अपनाने की बात कही। ब्लू वाटर पॉलिसी, अगर बात करेंगे ब्लू वाटर का मतलब जिसे हम नीले पानी की नीति भी कहते हैं, तो अब जो है इनको हम एक नक्शे के माध्यम से समझते हैं अभी तक जिसकी हमने चर्चा की है। विद्यार्थियों, यह भारत का मानचित्र हमने आपके सामने एक भारत का मानचित्र बनाया है। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को दर्शाया है, ठीक है। और इसमें जो है जब बात करते हैं तो यह अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। यह दक्षिणी हिस्सा है, यह उत्तरी हिस्सा है, इसे पूर्वी हिस्सा कहेंगे और इसे पश्चिमी हिस्सा कहेंगे, ठीक है। अब हमने कहा नीचे हिंद महासागर, और जो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात कर रहे थे, यह हिंद महासागर पर एकाधिकार, कौन सा एकाधिकार? व्यापारिक एकाधिकार बनाने को लेकर थी, ठीक है। तो पुर्तगाली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोप में सुदूर देशों की और समुद्री मार्गों का पता लगाने का अभियान चला। अब अगर आप थोड़ा बहुत जो है वह विश्व के परिदृश्य से भी अगर परिचित हैं या रुचि रखते हैं तो आपके सामने यह दृश्य आ जाएगा कि इस समय लगभग 15वीं शताब्दी से पहले जो है पूरे यूरोप में एक पुनर्जागरण का काल चल रहा था। पुनर्जागरण के काल में जो है वह है जब जो धार्मिक स्वरूप है, धार्मिक आंदोलन का जो स्वरूप है, उस धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है, इन धर्मों के अंदर जब मनमुटाव चल रहा था
तो कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो देश थे वह कैथोलिक धर्म के नवीन देशों में ही व्यापार चाहते थे, और प्रोटेस्टेंट जो धर्म को यानी कैथोलिक धर्म के अंदर जो परिवर्तन को जो है चाहते थे वह प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। इन प्रोटेस्टेंट धर्म को जो मानने वाले लोग हैं इनके द्वारा कैथोलिक धर्मों के जो देश हैं उनसे व्यापार नहीं करने की जब बात चल रही थी, तो कैथोलिक धर्म को मानने वाले देशों को नवीन देशों की खोज की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ से वो व्यापार कर सकें, बढ़ा सकें। इसके चलते जो हैं नवीन देशों की खोज हुई, और भारत और अमेरिका जो हैं वही इसी खोज का ही परिणाम बताए जाते हैं। तो अगर भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं तो इसके पीछे जो हिस्ट्री है या बैकग्राउंड की हिस्ट्री है उसमें हम यह देखेंगे कि पहले पुनर्जागरण या धार्मिक आंदोलन, और उसके पश्चात जो है वैश्वीकरण या भौगोलिकरण का जो की नीति है, इसके चलते जो है वो नवीन मार्गों की खोज, और नवीन मार्गों की खोज में जो है वह नवीन देशों की खोज में अमेरिका और भारत को खोजा गया है। तो इस जो है दृश्य में हम समझते हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं। जब हम कहते हैं पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी देश, तो जाहिर सी बात है कि भारत के ही है, इस हिस्से में है। ठीक है, और यहाँ से जो है वह भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली, और पुर्तगालियों में सबसे पहले हमने बात की कि 1497 में वास्को डी गामा, 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है अपने साथियों के साथ, साथी नाविकों के साथ भारत के साथ निकला। और 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ, कालीकट बंदरगाह पहुँचा। कालीकट जो है यहाँ पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ठीक है, जमोरिन ने स्वागत किया। जो कि यहाँ का शासक था, और इसके पश्चात जो है वापस लौटा। जमोरिन से व्यापार की जो है स्वीकृति ली, व्यापार किया, और वापस लौटते समय अपने जहाज में काली मिर्च या ब्लैक पेपर भरकर पुर्तगाल लौटा।
इस काली मिर्च से इसे विक्रय करने पर 60% या गुना मुनाफा हुआ, जिससे दूसरे यूरोपीय जो हैं वह प्रभावित हुए। इसके पश्चात जो है मुख्य बात करेंगे हम लगभग 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। व्यापारिक कोठी, इसको अंडरलाइन करेंगे। और पहला किला बनवाया, पहला किला बनवाया। इस व्यापारिक कोठी को खोलने में जिस कंपनी का रोल था, इस कंपनी का नाम रखा एस्तादे दे इंडिया, पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादे दे इंडिया था। एस्तादे दे इंडिया। इसके पश्चात भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 से 1509 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, और ये आए हैं, क्या नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है वह जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने की बात कही। तो हमने अभी जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की। ये क्या है कि इसका मतलब ये था कि भारत में अगर हिंद महासागर के माध्यम से अगर व्यापार हो रहा है तो वह व्यापार जो है वह भारत अगर करना चाह रहा है तो उसमें पहले उन्हें पुर्तगालियों की परमिशन लेनी होगी। यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा एक ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले व्यापार की नीति अपनाने की बात कही गई, जिसके चलते हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार बनाना वह चाहते थे, अर्थात दूसरे देशों के साथ में भारत व्यापार, दूसरी कंपनियों के साथ में भारत व्यापार नहीं करें, और करें तो उससे पहले वह पुर्तगालियों को सूचना दे।
इस नीति के तहत अल्मीडा ने न केवल तटीय प्रदेशों पर अपनी बस्तियां बसाई, बल्कि आंतरिक मार्गों पर नियंत्रण नहीं किया। और इसीलिए देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने भारत का मैंने मैप इसीलिए बनाया है ताकि आपको ये दिख जाए कि ये जो जितने भी एरिए हैं, ये सारे तटीय एरिए हैं, बंदरगाह है, जहाँ से जो है भारत जल मार्ग से व्यापार करता है। तो इसे हम जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा भी कहते हैं, कि जो हिस्सा तीन ओर से जो है पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है, यह है यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ बंगाल की खाड़ी तक जो है, बंगाल तक जो है पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा भी मान सकते हैं। यहाँ जो है इन तटीय इलाकों पर बस्तियाँ बसाने की जो है शुरुआत की अल्मीडा ने। और इसके पश्चात जो है अल्मीडा ने 1509 में टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को चोल की लड़ाई में पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो दो मुख्य बात इसके द्वारा, इसे हम जो है अंडरलाइन करेंगे। पहला, ब्लू वाटर पॉलिसी, में अल्मीडा का रोल है। दूसरा, द्वीप पर अधिकार किया टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना। 1509 में टर्की, मिस्र एवं गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप, जो हम दमन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, पर अधिकार किया। ठीक है। इसके बाद में जो है वो 1509 के पश्चात जो है वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना। तो दूसरा संस्थापक जो है वह 1509 के बाद कौन? फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय बना भारत में। तो पहला पुर्तगाली वायसराय जो है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और द्वितीय अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसका उद्देश्य भी पुर्तगालियों का एकाधिकार बनाना ही रहा। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसकी एक मुख्य घटना देखिए, आपके सामने विद्यार्थियों जो है ये प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी जो है यूरोपीय कंपनी थी जिनका अधिकार जो है इधर सूरत की ओर या द्वीप की ओर रहा। ठीक है। और यह जो है इस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ नहीं बढ़ पाए। तो इनकी शुरुआत हमने आज यहाँ से की है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक अर्थात 1500 ईस्वी में बीजापुर के शासक के अधीन था। कौन सा? गोवा वाला एरिया। तो गोवा जो है हम यहाँ दर्शाएंगे।
तो इसकी घटना जो है यहाँ लिखते हैं पहली कि 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार। और गोवा के बाद 1530 में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी भी रही। तो गोवा जो है वह बाद में पुर्तगाली व्यापारिक जो केंद्र है ये बना रहा। अल्बुकर के लिए कुछ छोटी बातें, कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं है इतनी, लेकिन ये कहते हैं कि सती प्रथा पर रोक करने का प्रयास किया, भारतीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए मोटिवेट किया, और (1515) ईस्वी में अल्बुकर की मृत्यु के पश्चात जो है वह पुर्तगाली सबसे मजबूत शक्ति के रूप में भारत में रही, जिन्होंने जो है पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा के नेतृत्व में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाए रखा, और पुर्तगाली बस्ती जो है वह भी यहीं स्थापित रही। तो पुर्तगालियों के द्वारा सालसेट, बम्बई, बसीन पर जो है वह अधिकार कर लिया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपके सामने नक्शा अगर रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम इस नक्शे के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुर्तगालियों का यह एरिया रहा है, ठीक है, और फ्रांसीसियों का जो है वह एरिया कुछ यहाँ भी है और कुछ जो है यहाँ रहेगा, और ये एरिया जो है वह है अंग्रेज़ों का। तो भारत के जो दक्षिणी हिस्से को ये यूरोपीय कंपनियां अपनी सुविधा और विजित प्रांतों के हिसाब से जो है वह बांटेंगी। तो आपके सामने जो है जब ये प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी यूरोपीय कंपनी है जो भारत के आज़ादी के पश्चात भी कुछ भारतीय हिस्सों पर अधिकार बनाई हुई थी, ये कौन सी और ये हिस्से कौन से हैं, तब आपके सामने ये प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए कि पुर्तगाली जो है वह इस मध्य रास्ते से जो है हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार कर रहे थे, और यहाँ उन्होंने बम्बई, सालसेट, बसीन, द्वीप, सूरत, इन एरियो पर कब्जा किया और इन एरियो पर अपना जो है वर्चस्व बनाए रखा। पुर्तगालियों की अगर बात करते हैं तो पुर्तगालियों का व्यापारिक उद्देश्य यह रहा कि अरब और वेनिस के व्यापारियों की तरह वह हिंद मार्ग से हटना नहीं चाहते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। भारत से व्यापार में उन्हें अत्यधिक लाभ हो ही रहा था, तो इसके चलते उन्होंने जो है काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों पर व्यापारिक एकाधिकार बनाना चाहा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और उन्होंने कार्टज पद्धति द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरब जहाज़ों पर प्रवेश करने में जो है रोक लगा दी। कि अब तक जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि अरबों के साथ में भारतीयों का व्यापार हो रहा था, तो अरब जो जहाज़ है उन पर इसने रोक लगानी शुरू की, जिसे कार्टज पद्धति कहा। यहाँ पर अगर बात करते हैं पुर्तगालियों की तो एक और पद्धति देखेंगे, कार्टज पद्धति। यह क्या है कि अरबों पर इन्होंने जो है वह पर रोक लगा दी कि इनकी परमिशन के बिना व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पुर्तगालियों के साथ में व्यापार की जो विशेष बातें हैं उनमें हम यह देखते हैं विद्यार्थियों, जो मुख्य बातें हम कर रहे हैं उन मुख्य बातों में एक दो बातें और हैं। जैसे पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की है, कि अगर आप पुर्तगालियों के साथ व्यापार की पुष्टि करेंगे तो उससे भारतीय संस्कृति में फ़र्क क्या है, परिवर्तन क्या है। तो ये दो पद्धतियाँ तो हमने ये दिखी हैं, जिन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज पद्धति का है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य इनकी बात करते हैं
तो इनमें सबसे पहले ये कि तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वह इनके द्वारा ही की गई। भारत के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं भारत के अंदर, और ये 1556 के आसपास गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। उसके अलावा जो है भारतीय जड़ी बूटी और वनस्पति पर पुस्तक भी गोवा के अंदर ही सबसे पहले प्रकाशित की। पुर्तगालियों ने भारत में गौथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी लिख सकते हैं, भारत में गौथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत भी इन्होंने की है। और इसके पश्चात जो है पुर्तगाली का 1580 ईस्वी में स्पेन में विलय कर दिया और स्वतंत्र अस्तित्व जो है इनका समाप्त हो गया। एक छोटी बात इसमें यह भी है कि जब चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने बेगराजा की कैथरीन से विवाह किया तो पुर्तगालियों ने 1661 में बम्बई को इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया। इसकी चर्चा हम जब ब्रिटिश जो है कंपनी की बात करेंगे तब पुनः करेंगे। विशेष बात इतना ही है कि 1739 में सालसेट और बसीन पर मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। तो ये हिस्से जो लगभग मराठों के एरिया में ही पड़ रहे हैं, जिनमें सालसेट बसीन हम लिखते हैं, इन हिस्सों पर पुर्तगालियों ने पहले व्यापार करना शुरू किया और बाद में इन पर अधिकार जमाए रखा। गोवा और सूरत जो हैं इन पर भी अधिकार जमाए रखा। बाद में सूरत में जो है वो फ्रांसीसी भी संघर्ष करने के लिए आएंगे। तो यह जो है भारत के अंदर यूरोपीय कंपनी, जो पहली यूरोपीय कंपनी है, इसके आगमन की शुरुआत हमने की। क्यों भारत में आए, भारत में क्यों व्यापार किया, उसके पश्चात भारत में व्यापार करने का क्या लाभ हुआ, किस प्रकार की उन्होंने नीति अपनाई, भारत की संस्कृति में इससे क्या परिवर्तन आया और दूसरे यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो इनसे किस प्रकार प्रभावित हुई, इसकी शुरुआत हमने आज के वीडियो में की है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही जो है आपके लिए रोचक रहा है। इसके आगे जो है हम दूसरी जो है यूरोपीय कंपनी, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। साथ साथ में पढ़ते रहिए, जो है पुराने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करते रहिए। कोई जो है टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। पढ़ाए गए जो है तथ्यों में भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो भी आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, साथी जो हैं अपने उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। विद्यार्थियों, जो आपको हम वीडियो के माध्यम से जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि जब जो है विधिवत रूप से हम महाविद्यालय की क्लास लगाएं तो इसके आगे हम लोग पढ़ाएं। तो इसीलिए आप जो है जितना आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ें और साथ साथ में उन्हें नोट्स के रूप में लिखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।